तो 5 साल में मार्केट के अंदर 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके कैसे हम जरूरत से ज्यादा, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न्स बना सकते हैं, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि इसी तरह का सवाल आया है योगेश जी की तरफ से। इनका कहना है कि सर जी 5 लाख रुपए मुझे डालने हैं, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, 5 सालों का विजन है, मतलब 5 सालों तक के लिए हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो क्या फ्लेक्सी कैप में डेली या फिर वीकली या फिर मंथली मुझे कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो मैंने सोचा कि भाई सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो ही बनाना चाहिए। तो इसीलिए आज इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे कि सेम सवाल लेकर अगर एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास आप जाएंगे तो आपकी पोर्टफोलियो का डिजाइन कैसा करके देगा, मैं आपको दिखलाने वाला हूं। और मैं वहां पर क्या कहने वाला हूं, इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। किस तरह के फंड रहेंगे, एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, तमाम तर मुद्दों को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सबसे पहली चीज क्या है सर ना, ये चीज आपको तय करना पड़ेगा कि ये 5 लाख रुपए जो है उसमें आपको गौर ये करना है कि देखिए ये 5 लाख रुपए जो आप 5 साल के लिए निवेश करने वाले हैं, तो सही में 5 सालों के लिए ही निवेश करने वाले हैं। इसका ये मतलब हुआ कि भाई 5 साल के बीच में आपको इन पैसों की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। क्योंकि अगर आप अभी कह रहे हैं कि भाई 5 सालों के लिए निवेश करेंगे, फिर 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर अगर आप निकलते हैं तो वहां पर 100% आपके लॉस होने वाले हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले आपको तय करना पड़ेगा कि हाँ भाई 5 सालों के लिए मुझे उन पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर हम ड्रॉप करेंगे तो उसको रहने देंगे 5 साल के लिए, बल्कि उससे ज्यादा टाइम पीरियड हो सकते हैं, लेकिन उससे कम समय में हम उस पैसे को नहीं निकालेंगे। अगर इतनी बात तय हो जाती है तो अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं वो सुनिए। सबसे पहली बात, इसको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, फंड कैसे लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंड लेने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपके पास एक ऑलरेडी पहले से पोर्टफोलियो बनी हुई हो, समझ रहे हैं? या नहीं तो आप न्यू पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल पोर्टफोलियो बनी हुई है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है और दूसरा फंड लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर गौर करने की जरूरत है कि कौन सा ऐसा फंड है जो आपके इन 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए सुइटेबल हो सकता है। जो फंड हो सकता है उसमें लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, थेमेटिक फंड हो, सेक्टरल फंड हो और भी दूसरे इंडेक्स मतलब इंडेक्स फंड वगैरह, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। तो वहां पर तमाम तरह फंड्स के अंदर पैसे नहीं डालना है। जो आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से सुटेबल हो उन्हीं फंड में आपको पैसे डालना है, समझ रहे हैं? ये बात क्लियर हो गई अगर आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है तो। लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई नहीं है तो आपको फिर कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, मैं क्या बता रहा हूं उससे पहले चलते हैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास। आप अगर फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएंगे तो वो आपको किस तरह का पोर्टफोलियो डिजाइन करके देंगे वो चीज मैं आपको दिखलाता हूं। देखिए उनके पास आप जाएंगे ना तो वो आपके 40% पैसे, आपके 5 लाख रुपए के 40% पैसे कहां पर डलवा देंगे पता है आपको? लार्ज कैप में डलवा देंगे। 40% यानी 40% पैसे लार्ज कैप में डलवा देंगे जो कि 2 लाख रुपए होते हैं। उसके बाद 30% पैसे आपको एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में डलवा देंगे, 1.5 लाख रुपए होते हैं ये। उसके बाद 20% पैसे आपको मिड कैप फंड में डलवा देंगे जो कि 1 लाख रुपए होते हैं। उसके बाद 10% पैसे आपके डेट फंड में डलवा देंगे जो कि 50,000 रुपए होते हैं। ये पोर्टफोलियो इस तरह करके आपको डिजाइन करके देंगे। अब देखिए 40% लार्ज कैप में डलवाएंगे तो आपको यहां पर हो सकता है कि एक लार्ज कैप भी हो सकता है या फिर 2 लार्ज कैप भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके सिचुएशन या फिर उनके मूड माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 40% उम्मीद है कि आपको इस तरह वो क्या कहते हैं लार्ज कैप में डलवा ही देंगे, और 20% मिड कैप में और 30% एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में डलवा ही देंगे और 10% आपको डेट फंड में डलवा ही देंगे। लेकिन आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं किस हिसाब की आपकी पोर्टफोलियो डिजाइन करा इसके लिए वो चीज आप सुनिए। देखिए एक चीज है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं और फाइनेंशियल एडवाइजर आपको उस प्रकार का पोर्टफोलियो डिजाइन करके क्यों देंगे, वो उसका भी मैं रीजन आपको बताने वाला हूं। देखिए मैं जो पोर्टफोलियो डिजाइन किया हूं वो इस तरीके से, आपको एक लार्ज कैप लेना है, समझ रहे हैं ना? लार्ज कैप आप कोई भी लार्ज कैप ले सकते हैं, एसबीआई का एसबीआई ब्लू चिप फंड ले सकते हैं या फिर आप आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड ले सकते हैं। उसके बाद लार्ज कैप अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना, तो लार्ज एंड मिड कैप आप ले सकते हैं। आपको लगे कि भाई नहीं मुझे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, मैं लार्ज कैप के अंदर नहीं जाना चाहता, तो आप लार्ज एंड मिड कैप के अंदर जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना? उसके बाद मिड कैप का एक आप फंड ले सकते हैं
जहां पर आप मोतीलाल ओसवाल या फिर एचडीएफसी या फिर कोटक किसी का भी मिड कैप आप ले सकते हैं। ये सारे ही मिड कैप बहुत ही अच्छे हैं। फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ही फंड आपको लेना है। उसके बाद आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले सकते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड मैं भी सजेस्ट करूंगा, इसलिए सजेस्ट करूंगा देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो 65% से लेकर 80% तक के जो पैसे होते हैं वो इक्विटी में निवेश किए जाते हैं, समझ रहे हैं। बाकी के जो पैसे होते हैं वो डेट में निवेश किए जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल आपके रिटर्न्स और रिस्क को बैलेंस कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। बैलेंस एडवांटेज फंड भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह करके ये पोर्टफोलियो हमारी तरफ से डिजाइन किया गया है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको क्या कहा है, लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं, जिसमें मिड कैप का एक्सपोजर रहेगा, प्लस मिड कैप भी मैंने आपको बताया है, मोतीलाल ओसवाल का, एचडीएफसी का, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड भी आप ले सकते हैं, मतलब कोई भी मिड कैप हो सकता है। तो यहां पर ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, प्लस फ्लेक्सी कैप भी मैंने बताया है। तो यहाँ पर बहुत सारा पैसा आपके इक्विटी में जा रहा है। अब देखिए एक बात यहाँ पर जो है ना, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप या कोई भी मिड कैप अगर लेते हैं तो उसमें 65% मिनिमम 65% का एक्सपोजर मिड कैप में रहेगा, समझ रहे हैं। और ऊपर मैंने लार्ज कैप बताया है या लार्ज एंड मिड कैप बताया है, तो वहां पर 65% का जो एक्सपोजर रहेगा वो लार्ज कैप के अंदर रहेगा। तो इस तरह करके आप सोच कर देखें कि लार्ज कैप की मैं बात कर रहा हूं, तो इस तरह करके आप थोड़ा पहले वाला जो पोर्टफोलियो जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने बनाया था उसमें उतना ज्यादा रिस्क नहीं है जितना ज्यादा रिस्क मैंने जो बनाया है उस पोर्टफोलियो के अंदर है। अब देखिए रीजन मैं बताता हूं, कोई भी एक्सपर्ट हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी एक्सपर्ट हो, तो उसको अपने आप का ख्याल रहता है। वो इस चीज को सोचता है कि भाई हमारे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो इस तरह के पोर्टफोलियो डिजाइन करके दे दिए और अगर आपका रिटर्न्स नहीं बना, वहां पर रिस्क ज्यादा हो गया और रिटर्न्स आपके नहीं बन पाए, समझ रहे हैं ना, मार्केट की सिचुएशन या किसी भी कंडीशन की वजह से मार्केट के अंदर अगर रिटर्न्स नहीं बन पाया तो वहां पर उनके नाम खराब होने के डर रहते हैं। और इस डर से जो है ना वो बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। इसी डर की वजह से वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। एक्सपेंस उनके वैसे ही रहते हैं, लेकिन वो जरा बराबर मेहनत, बहुत सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मेहनत करके फंड का सिलेक्शन नहीं करना चाहते हैं, जो मेहनत करके पोर्टफोलियो डिजाइन नहीं करना चाहते हैं। वो आराम आराम से बस ऐसी पोर्टफोलियो आपको बनाकर दे देंगे जहां पर आपको 9 से 10% का रिटर्न मिल जाएगा ना, और 10% भी रिटर्न मिल जाएगा तो वो आपको कहेंगे कि भाई इतने का रिटर्न मिल गया है आपको। लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क लेने से वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए कि कहीं उनका नाम ना खराब हो जाए या फिर उनका जो एक रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ना खराब हो जाए, या आने वाला समय में उनके नाम के ऊपर कुछ किसी तरह की कोई बुराई नहीं हो जाए। मतलब बहुत सारी बातों को आप समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। तो इस वजह से वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और इसीलिए वहां पर आपको वो स्मॉल कैप का सजेशन नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आपकी एज 30 से नीचे है और 5 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, 28 है, 25 है या 22 है, तो आप बीच में हो सकता है तो एक स्मॉल कैप भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए स्मॉल कैप भी कैसा लेना है, जिसका एयूएम बड़ा हो, जैसे निप्पॉन इंडिया हो गया, इस तरह के स्मॉल कैप आपको लेने हैं। एसबीआई स्मॉल कैप हो गया। उसके बाद जो भी एयूएम बड़ा वाला है, थोड़ा सा बड़ा एयूएम होना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट 5 ही साल के लिए कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा भी रिस्क आपको लेना नहीं है, लेकिन एक एवरेज रिस्क आपको जरूर ही लेकर चलना चाहिए, मुझे लगता है। तो यहां तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब बात आती है कि डेली निवेश करें या मंथली या फिर वीकली। तो मैं ये कहूंगा कि मंथली आपको एसआईपी करना चाहिए, ठीक है ना। एसआईपी आप करिए, और एसआईपी मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि एसआईपी आपको बहुत ही कम का करना है, ठीक है ना, कम का एसआईपी करना है। और लमसम आपको ज्यादा डालने हैं। मार्केट के अंदर जब जब गिरावट हो तो वहां पर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। इस तरीके से आपको निवेश करना है। देखिए इस तरीके से अगर आप निवेश करें, हो सकता है कि एक ही मरतबा आप लमसम कर दें, है ना, 2-4 मरतबा मार्केट के एक ही लेवल पर, नहीं सही 2-4 बार में 10 बार में आप लमसम करेंगे तो मुझे लगता है कि उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा और उतना ज्यादा रिटर्न्स, क्योंकि हमको ये भी ध्यान रखना है कि भाई 5 सालों के अंदर हमको बेटर रिटर्न्स बनाना है। उतना रिटर्न्स हमको बनाना है जितना आमतौर पे जनरली मार्केट बनाकर नहीं देता है, उससे ज्यादा रिटर्न्स हमारे को बनाना है मार्केट के अंदर। तो उसके लिए आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि बीच बीच में जब भी गिरावट हो तो वहां पर आपको लमसम करना है, समझ रहे हैं। अब इसी तरह का एक और भी सवाल है जो कि रविंद्र कुमार जी की तरफ से ही। इनका कहना है, सर एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड में कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट किया है,
क्या करें, निकाल कर स्मॉल कैप में डाल दूं, व्यू 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड के अंदर। तो मैं ये कहता हूं कि अगर बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो आप रहने दीजिए, 5 साल के लिए आप निवेश करके रखें। लेकिन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग फंड है, ये एक सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड होते हैं, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर रखिए, मैं बराबर कहता हूं। ठीक है ना, बाकी आप रहने दीजिए। बहुत ज्यादा पैसे आपको लग रहा है कि भाई ज्यादा पैसे हमने निवेश कर दिया है, तो आपको कुछ पैसे वहां से निकालना है, टोटल नहीं निकालना है। कुछ पैसे निकालकर आप डाइवर्सिफाइड फंड में रख सकते हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप वगैरह वगैरह, इस तरह के फंड में रख सकते हैं। आगे इनका कहना ये भी है कि दूसरा एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर एसआईपी चल रही है, और मोतीलाल डिफेंस फंड में लमसम क्या है, क्या अभी प्रॉफिट बुक करने का सही समय है, या दोनों डिफेंस फंड को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दूं? मैं ये कहूंगा सर कि यहाँ पर जो दोनों डिफेंस फंड है ना, वो सेक्टरल फंड है, तो मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना चाहिए। मैंने वही बात जो शुरू में कहा है, फिर मैं कहना चाहूंगा कि डाइवर्सिफाइड करके रखिए पोर्टफोलियो को, समझ रहे हैं ना। यहां से आप डिफेंस फंड को आप बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। एक डिफेंस फंड आप रखिए, एक को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और एक भी, मैं तो ये कहता हूं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग भी आपके अंदर, आपके पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग भी है, ये भी जो है ना सेक्टरल है, और डिफेंस दो दो है, तो ये भी सेक्टरल है, तो तीन तीन सेक्टरल फंड है। तो ऐसा करके आपको नहीं रखना है, इसमें से दो सेक्टरल फंड को आप रिडीम कर दीजिए, बिल्कुल जीरो कर दीजिए, ठीक है ना, और उसको डाइवर्सिफाइड करके आप निवेश करिए, ये ज्यादा बेटर रह सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो, या इन तमाम तर मुद्दों के बारे में जो कुछ भी कहना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।